हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पावर एंड पावर फैक्टर वाला टॉपिक। और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में बोलते आया हूं कि मैं जब पावर पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो वो समय आ चुका है। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पावर और पावर फैक्टर का। और ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो आप जब कॉलेज में होते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, तो आपको वाइवा में अपनी लैब में जो आप लेबोरेटरी जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल की लैब में, इसी वाले इसी में, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब में जाएंगे अपने कॉलेज में, तब आपको ये पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, पावर फैक्टर क्या होता है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं और आपकी बार बार बेइज्जती करते हैं वहां के फैकल्टीज। बट आपको ये सेशन अटेंड करने के बाद बहुत सारे आपके दिमाग के तार खुल जाने हैं। ठीक है। दूसरा चीज ये कि अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो गेट एग्जाम, पर्टिकुलरली अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट को हर साल क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। हर साल क्वेश्चन आता है और 2 नंबर का पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो ये हर चीज में बसा है, रोम रोम में बसा है। जस्ट लाइक जैसे प्लस माइनस होता है कि नहीं, एक मैथमेटिकल टूल है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये तो आना ही चाहिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये जो पावर और पावर फैक्टर है ये आपके रोम रोम में बसा होना चाहिए। ठीक है। चलो, और इसी वालों के लिए ये अगेन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है नेटवर्क थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, बट ये पावर और पावर फैक्टर का जो बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें तो बहुत सारे सब्जेक्ट में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं बोलूंगा एंड ऑफ द डे कि यहां पर ये जो टॉपिक है ये सिर्फ नेटवर्क थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन में है। बट अभी मैं इसको जो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, इसका अगर मैं डिस्कशन करना चाहूं तो बहुत अलग लेवल पे भी डिस्कशन कर सकता हूं। बट मैं दूसरे सब्जेक्ट नहीं घुसाता हूं नेटवर्क थ्योरी में, ये आपको पता है, मैं बार बार याद दिलाता हूं। जैसे मैंने पावर सिस्टम में, अगर जो लोग मुझसे पावर सिस्टम जी सेंट्रिक एप्लीकेशन से पढ़ रहे होंगे तो वहां पर मैंने एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ये सारी चीजें अलग लेवल पे डिस्कस करी है। मशीन जब पढ़ाऊंगा ये अलग लेवल पे डिस्कस करूंगा। तो जहां जिसकी डिमांड है वैसा पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये पावर सिखाऊंगा और नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, बिना आगे के फर्दर दूसरा डिस्कशन करे बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 तरह के पावर होते हैं। पहला पावर क्या है? एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को क्या बोलते हैं हम लोग? रियल पावर भी बोलते हैं, सचमुच का पावर, है ना। और एक्चुअल पावर भी बोलते हैं, ट्रू पावर भी बोलते हैं, इफेक्टिव पावर भी बोलते हैं, एवरेज पावर भी बोलते हैं। ये इतने सारे नाम जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार गेट एग्जामिनेशन में बोलते हैं इफेक्टिव पावर निकालो। अब स्टूडेंट सोचता है इफेक्टिव पावर क्या चीज है ना, इसलिए ये नाम पता होना जरूरी है आपको। ठीक है। तो ये सारे के सारे इस पावर के नाम है, सचमुच का पावर है। तो अगर मैं बोलूं कि डेफिनेशन अगर बोलना है तो डेफिनेशन हो सकता है अभी आप, मैं जब बोल रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आए, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं एक बेसिक सा डिस्कशन करूंगा, उसके बाद सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एक्टिव पावर असल में ये है, आप ये मान के चलिए कि द पावर कंज्यूम्ड इन, द पावर विच इज कंज्यूम्ड इन एक्चुअल वर्क डन, जो सचमुच के वर्क डन के लिए जो पावर कंज्यूम हो रही है उसको बोलते हैं एक्टिव पावर। अभी समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है। चलिए सेकंड चलो इसका नोटेशन दे देते हैं। तो एक्टिव पावर का जो नोटेशन है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल P से और यूनिट होती है इसकी वॉट। वॉट इज द यूनिट। बट कई बार आप पावर सिस्टम और इस सब में देखोगे तो किलोवाट भी, kW भी लिखा रहता है। ठीक है। kW मतलब किलोवाट, मेगावाट। तो K क्या है? 10⁻³ है, बट एक्चुअल यूनिट इसकी क्या है? वॉटेज ही यूनिट होती है। दूसरा है आपका रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, बट इसका जो नोटेशन है वो है Q। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो हम ये बोल सकते हैं रिएक्टिव पावर की, द पावर विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक पाथ इनसाइड एनी इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव पावर। बट अभी समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेशन बताई है। ठीक है। तो रिएक्टिव पावर ट्रांसमिशन लाइन जब पढ़ाऊंगा तो अलग तरीके से बताऊंगा आपको, मैं इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाऊंगा तो रिएक्टिव पावर को अलग तरीके से बताऊंगा, ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा तब अलग तरीके से बताऊंगा। ठीक है। तो रिएक्टिव पावर को भी बहुत अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है। बेसिकली इतना मानो, अभी मैं बेसिक से चीजें बताऊंगा कि रिएक्टिव पावर का एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लीजिए कि आपके घर में सीलिंग फैन है, आप गए, सीलिंग फैन है ना, कैसे चालू होता? गर्मी लग रही है, आए रूम में बैठे, बहुत गर्मी लग रही है, क्या करते हो? जाके पंखा चालू करते हो। पंखा चालू करने कैसे गए स्विच ऑन किया, स्विच ऑन जैसे ही किया तो पंखा घूमने लगा,
पंखा क्या लगा, घूमने लगा। तो आप देखते हो अच्छा चलो इनपुट दिया आपने और हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला, तो इसका मतलब है अब बोलोगे कि अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, बोले लो साहब 300 रुपए का बिल आया आपके एक पंखे का, तो आप दे दोगे हैप्पीली, क्योंकि आपकी गर्मी मिटाई है ना उसने, आपकी गर्मी मिटाई है उसने। अब मान लो ऐसा हो कि अब इस पूरे प्रोसेस में देखो क्या हुआ, जब आपने स्विच ऑन किया, पंखे की पंखड़ियां हिली और आपको हवा लगी, इसका मतलब एक्चुअल वर्क डन हुआ। बट इस एक्चुअल वर्क डन में पीछे की साइड और मशीन के अंदर क्या हो रहा होगा, पहले अगर मैं हम पंखे की मोटर के अंदर की बात करें तो क्या हो रहा होगा कि जैसे स्विच ऑन किया, करंट फ्लो किया वायर के थ्रू, और वहां पर अंदर की साइड में एक मैग्नेटिक एनर्जी का डोमेन बना होगा। उस मैग्नेटिक एनर्जी के डोमेन के बाद ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से सुनना। हुआ क्या, पंखे चालू करने में आपने इनपुट इलेक्ट्रिकल दिया और आउटपुट क्या मिला, मैकेनिकल मिला। मतलब एनर्जी का कन्वर्जन हुआ कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज किया। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि कभी भी एनर्जी कन्वर्जन बिना मैग्नेटिक एनर्जी के नहीं हो सकता। डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट कन्वर्जन का मतलब डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकती, पहले इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक फॉर्म में बनेगी और मैग्नेटिक फॉर्म से फिर मैकेनिकल में होगा। ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। इवन ट्रांसफॉर्मर में भी इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल नहीं, बीच में मैग्नेटिक पाथ बनता है। समझ में आया? तो जब भी एनर्जी कन्वर्जन करना हो कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, क्योंकि पंखा क्या हुआ, इनपुट आपने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल दिया, आपको पंखड़ियां घूमी, हवा आई, मतलब मैकेनिकल मूवमेंट हुआ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई। बट वो मैकेनिकल में कन्वर्ट डायरेक्ट नहीं होते, बीच में एक मैग्नेटिक पाथ क्रिएट होता है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल पहले फर्स्ट काय में कन्वर्ट हुआ, मैग्नेटिक एनर्जी में, देन आपका काय में हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में। समझ में आया? तो इसलिए जो मैग्नेटिक पाथ को क्रिएट करने के लिए जितने पावर की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव पावर। अभी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से समझ में आया, बट ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सब आप इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर जानोगे, है ना। अब ऐसे लोग जो इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं पढ़ेंगे, ईसी वाले बोलेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में भी मशीन है और इलेक्ट्रिकल के लिए तो मशीन है ही सही। अभी ईसी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बोलेंगे सर हमें तो पढ़ना ही नहीं, हम कैसे समझेंगे। बट उनके लिए एक मैं बेसिक सा एग्जांपल बताऊंगा, उससे चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं, द पावर विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक पाथ इनसाइड एनी इलेक्ट्रिकल मशीन दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। अभी के लिए, है ना। बाकी नेटवर्क में भी डेफिनेशंस वगैरह का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, अभी नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। और कई बार इसमें के लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवीएआर। के का मतलब 10 to the power 3, और अगर एम लगा देंगे एमवीएआर, 10 to the power 6 लगा देंगे तो एमवीआर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट है आपका अपेरेंट पावर। अपेरेंट, अच्छा इसको इमेजिनरी क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर बाद समझा दूंगा, है ना। इमेजिनरी क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। अपेरेंट पावर को कैसे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर को भी एस से डिनोट करते हैं। दोनों की यूनिट क्या होती है, दोनों की यूनिट होती है वोल्ट एम्पेयर। क्या होती है, वोल्ट एम्पेयर। और अगर मैं किलो के फॉर्म में लिखूंगा तो इसको बोलेंगे केवीए, और एम के लिखूंगा मैं 10 to the power 6 के फॉर्म में लिखूंगा, मेगा के फॉर्म में, तो एमवीए, केवीए और एमवीए। अब आप बोलोगे सर दोनों का नोटेशन एस है, दोनों का यूनिट भी सेम है, तो फिर दो नाम क्यों रख दी, एक घर का और एक बाहर का नाम है क्या, है ना। दोनों चीजें, आपका सिंबल भी ठीक है और यहाँ पे यूनिट भी सेम है, तो दो अलग अलग नाम है क्या, नहीं। मतलब आप बोलोगे सर ये एक ही तो नहीं है, कहीं ना कहीं अपेरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि अपेरेंट और कॉम्प्लेक्स पावर को एक ही पावर समझ लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यूनिट भी सेम है, सिंबल भी सेम है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूं कि अपेरेंट पावर की जब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड से डील करेंगे, और जब कॉम्प्लेक्स पावर की बात होगी तब हम मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों से डील करेंगे। इस वजह से इसके सिंबल में हम लोग क्या कर देंगे, एक एडिशन कर देंगे वेक्टर साइन का। ठीक है, तो अपेरेंट पावर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन देगा और कॉम्प्लेक्स पावर हमें पूरा मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों की इंफॉर्मेशन देगा। इसी वजह से पावर सिस्टम में हमारा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स पावर ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। कहां पे,
हमारे पावर सिस्टम में। और अगर नेटवर्क थ्योरी की बात है तो यहाँ ज्यादातर हमें केस 99% केसेस में सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, इसलिए हम अपेरेंट पावर ही यूज करते हैं। बट डरिए मत, मैं आपको अपेरेंट और कॉम्प्लेक्स दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा, मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों वाले, ठीक है, ताकि आपको रियल डिफरेंस पता चलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अपेरेंट पावर एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और कॉम्प्लेक्स पावर एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों है, ठीक है। चलिए, तो काम इनका एक ही है क्योंकि यूनिट सेम है, बट दोनों में, एक में मैग्नीट्यूड और एक में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की इंफॉर्मेशन मिलती है, छोटा सा डिफरेंस है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन चारों पावर का। अब इसके फॉर्मूले पे जाने से पहले बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, ऑलरेडी मैं एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के तो फॉर्मूले बताते आया हूं आपको। इन फॉर्मूले से जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा फिजिकल फील देना चाहता हूं, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का, वो देख लीजिए। चलो, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल मैं कई सारी जगह बताता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में बताता हूँ, ऑनलाइन में मेरे प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह प्रीवियस सीरीज में भी मिल जाएगा। एक टैंक है यहाँ पे और एक सीढ़ी लगी है, लेडर लगी हुई है ना, लेडर लगी हुई है, और यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है। तो यहाँ पे तालाब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आप यहाँ पे हंसते मुस्कुराते, ठीक है, हंसते मुस्कुराते बैठे हुए तालाब के किनारे, ठीक है। अभी सोच रहे होंगे क्या स्टोरी होगी, बिल्कुल अभी पता चल जाएगा क्या स्टोरी होगी, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर तालाब भी है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारा चीजें। आपके घर में आपके पेरेंट्स कहीं बाहर चले गए, आपको घर में अकेला छोड़ के, है ना, आपको अकेला छोड़ के तालाब के किनारे बैठे हो, आपके घर में टैंक भी है, लेटर भी लगी हुई है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा घर कहाँ है कि तालाब भी है, टैंकर भी है, ये सारा चीज है ना, हम तो छोटे से घर में रहते। अरे सोचिए, ऐसा इमेजिन कर लीजिए, है ना, हमेशा जिंदगी में सोचना बड़ा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक जगह से निकल रहे थे तो एक बच्चे को खाना खाते हुए देखा, वो इमेजिनरी मतलब सोच के इस तरीके से खाना खा रहा था। उन्होंने पूछा क्या खा रहे हो, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं, ऐसे बोले मैं खाना खाने की एक्टिंग कर रहा हूं। तो बोले क्या खा रहे हो, खाने में आइटम बताओ। तो बोलते कांदा रोटी खा रहा हूं मैं, प्याज, है ना, मतलब जिसको ओनियन भी बोलते हैं, तो प्याज रोटी खा रहा हूं मैं। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले कि अगर आपको इमेजिन करके ही खाना है तो इमेजिन करने का कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, आप कांदा रोटी की जगह खीर पूड़ी भी सोच सकते हो, लड्डू भी सोच सकते हो, खाइए, अच्छा सोच के खाइए अगर ऐसे ही खाना है तो। उन्होंने प्रसंग अपनी किताब में लिखा कि हम इंडियंस में क्या होता है, हम वो छोटा सोचते हैं, हमारी सोच ऊपर नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज है क्योंकि हम बहुत छोटा सोचते हैं, क्योंकि इंसान या कोई भी आदमी अपने जीवन में अपनी सोच से ऊपर कभी नहीं बन सकता। अगर वो इतना सोच रहा है ना तो उससे नीचे ही बनेगा, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो हमेशा अपनी जो थिंकिंग है, अपना जो दायरा है सोचने का, वो बड़ा सोचिए। एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि छोटा सोचना एक क्राइम है, आपको छोटा नहीं सोचना हमेशा जिंदगी में। बट ऐसा भी नहीं हो कि शेख चिल्ली के हसीन सपनों जैसा सोच ही रहे हो, उसके प्रति कुछ भी नहीं कर रहे। देखो एक बार सोचोगे, शुरुआत कहां से होगी, कोई भी चीज आप कुछ भी बनिए जिंदगी में, उसकी शुरुआत कहां से होगी, सोचने से होगी कि हाँ यार मुझे ये करना है। अगर मान लो गेट के मैं बोलूं कि गेट में आपको टॉप 10 में आना है, तो सबसे पहले सोचोगे ना कि हाँ, दिमाग में आया कि पहला चीज क्या होगी, पहला चीज आएगा दिमाग में थॉट। तो जो पहला स्ट्राइक करता है सोच, आपकी वो सोच जो है वो बड़ी होना चाहिए, आपकी जो थिंकिंग है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ड्रीम बिग, है ना, ड्रीम 11 जैसा नहीं है, ठीक है। आपको सच में जिंदगी में थोड़ा सा ऊपर सोचना है, तो अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने पोटेंशियल को, जितना आप में पोटेंशियल उससे ज्यादा कर सकते हैं, बट सोचना तो बड़ा पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में जितना सोचोगे उससे कम ही बनोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन में कि आप यहाँ पे बैठे हैं तालाब के किनारे और आपने सोच लिया हमारे घर में सारा चीज, आज नौकर भी छुट्टी पे है, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने बोला स्ट्रिक्टली कि बेटा आज आपको ये तालाब में से एक बकेट दे जाते हैं हम लोग, है ना, बकेट दे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। ये बकेट लीजिए, इस बकेट को पानी मतलब क्या करेंगे, बकेट में, बाल्टी में पानी भरेंगे और इस टैंक को आपको भरना है। हम आ रहे 3-4 घंटे में, आप इसको भर के रेडी रखिएगा, ठीक है। आप अच्छे बच्चे जैसे रेडी हो जाते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम बढ़ेंगे। आपने क्या किया, यहाँ से पानी भरा इसके अंदर, है ना, पानी भरा, बाल्टी में पानी भरा मुस्कुराते हुए, और आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पे पहुंच गए। यहां जब पहुंचे और आपने बकेट को इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, तो ये थोड़ा सा यहां पे टैंक फिल हो गया, और अब आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा मुरझा गया। वो जो चेहरा है आपका, ये आंख थी, नाक थी, सब कुछ था, बट स्माइली गायब थी। क्यों? और पसीना टपक रहा था आप पे, है ना, बिल्कुल एकदम पसीना टपकते हुए, बिल्कुल सीढ़ी चढ़ी बकेट लेके, तो थोड़ा सा थकावट हो गई कि नहीं हो गई।
तो यहां से गए बकेट लेके, भरी हुई बकेट है ना, और भरी हुई बकेट थी यहाँ पे, तो ये बकेट को थोड़ा सा हम लोग एक बार कॉपी पेस्ट भी कर देते हैं। ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया है ना, ताकि इस रूट में समझ में आए। हाँ, बकेट भरा हुआ था हमारा, ठीक है। चलो, तो ये बकेट भरी हुई थी और यहां तक पहुंचे हम। अब यहां पे आपने बाल्टी डाल दी, थक गए, पसीना पोंछा। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि ये तो पूरा भरना है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा वापस सीढ़ी से उतरोगे ना, क्योंकि भरी बाल्टी लेके गए, वापस खाली बाल्टी लेके भी तो आओगे। तो अब वापस खाली बाल्टी लेके आए आप, है ना, वापस दूसरा रास्ता अपनाया कि चलो खाली बाल्टी हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ऑरेंज कलर ले लिया, वापस सीढ़ी से उतरे 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 और यहाँ गए। और इस रूट में जो बकेट थी आपकी, वो क्या थी, एम्प्टी थी, ठीक है। और आप ये रहे, यहाँ पे मैं आपका चेहरा भी बता देता हूँ, ये चेहरा, ठीक है। और अब थकावट निकल गई है, तो वापस जब आ रहे हैं तब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चेहरा से आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। चलो, तो वापस आपने यहाँ से बकेट ली, बकेट भरी, इस तरीके से डाल दिया पानी, वापस उतरे गए। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ, जब यहां से भरी हुई बाल्टी जब ऊपर लेके जा रहे हैं, तब आपको ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा पावर की जरूरत पड़ रही है, और वो पावर कहाँ डिसिपेट हो रहा है, आपके पसीने के फॉर्म में जा रहा होगा। वापस जब आ रहे हैं तब थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, क्योंकि बकेट आपकी खाली है, बिल्कुल गाना गाते हुए आ रहे हैं। अब क्या हुआ, आपको लोग देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा समाज आपको किस तरीके से देखता है। जो समाज है ना, हमारे समाज मतलब कौन है, हमारे आस पड़ोसी रिश्तेदार, इससे मिलकर समाज बनता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो दिखता है उसी को इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप देखो, आप ये लोग किसी, आप घर से निकल रहे हो और आपके पड़ोसी देख रहे हैं कि हाँ, भारी भरकम झोला भरा हुआ है किताबों से, लड़का पढ़ाई करने जा रहा है, भले ही आप 2 गली छोड़ के अपना क्लास बंक करते हो, ठीक है। और अगर आपने ईयरफोन ले लिया और सारी किताबें अपने मोबाइल में ले ली और गाने सुनते जाए, आवारा जा रहा है, तो उनका जो भी आपके आस पड़ोसी समाज में जो लोग भी आपको देखते होंगे, तो आप जैसा उनको दिखाएंगे वैसी ही धारणा आपकी उनके प्रति, उनके मन में बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर सेम चीज यही देखते हैं ना, वही समाज को हम लाते हैं बढ़िया से, हमारा वही समाज, खिलखिलाता हुआ समाज दिख रहा होगा आपको। थोड़ी देर के लिए मैं 2 शख्स की बात करूंगा, है ना, 2 अलग अलग लोगों का इंटरप्रिटेशन आपके प्रति बताऊंगा। पहला देखो, पहले व्यक्ति ये है ए, ये देख रहे हैं आपको, इन्होंने देखा कब, जब आप भरी हुई बकेट लेके जा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, लड़का बहुत काम कर रहा है। इन्होंने आपके प्रति इंटरप्रिटेशन क्या बनाया कि यार बकेट भरी हुई है, इसका मतलब लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल, चलो शाबाशी देंगे, तो अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको तारीफ मिलेगी। बट फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति और आए, इन व्यक्ति ने आपको पहला, जो यहां से जब यहां जा रहे थे भरी हुई बकेट, तब नहीं देखा। ये जो व्यक्ति है, इन्होंने आपको यहां से लगा कि जब आप भरी हुई बकेट लेके जा रहे थे तब नहीं देखा, इन्होंने तब देखा जब वापस आप लौट के आ रहे थे। जब आपके हाथ में देखा कि बकेट खाली है, गाना गाते हुए आ रहा है, तो इन्होंने बोला कितना नालायक लड़का है, खाली बकेट है, एकदम एंजॉय कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। तो यहां पर आपको क्रिटिसिज्म मिला, अप्रिसिएशन नहीं मिला। ये ए व्यक्ति ने आपको अप्रिशिएट किया, क्योंकि उसको दिखा कि आप सही में अच्छा काम कर रहे हो, बकेट भर के टंकी भर रहे हो। बट ये व्यक्ति ने सोचा आपके बारे में कि खाली बाल्टी लेके आ रहा है, मतलब कुछ आवारागर्दी मचा रहा होगा, गाने गाते हुए आ रहा होगा। बट मुझे एक चीज बताइए, अगर अब पूरे इवेंट को देखें, इन्होंने अपने हिसाब से देखा, इन्होंने अपने हिसाब से देखा, तो मैं अगर मैं पूरे इवेंट की बात करूं, तो इसको भरने के लिए ये रास्ता जो था ये इंपॉर्टेंट था, है ना। यहां से जब भरी बाल्टी ले गए तो ये इंपॉर्टेंट था। तो मैं आपसे पूछूं, क्या ये रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं था? क्योंकि जब तक वो खाली बाल्टी लेके नहीं आएगा, तो भरी बाल्टी वापस सेकंड राउंड में कैसे ले जाएगा? समझ में आ रहा है? जब तक वो खाली बाल्टी लेके आएगा तभी तो भरी हुई ले जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूरा अगर टैंक भरना है, तो अगर ये रास्ता भरी वाली बाल्टी का रास्ता इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही इंपॉर्टेंट ये खाली बाल्टी वाला भी है। क्योंकि जब तक खाली वापस बाल्टी नहीं लेके आएगा, तो वापस भरी कैसे ले जाएगा? तो इसका मतलब है कि रास्ते तो इस पूरे इवेंट को परफॉर्म करने के लिए ये दोनों ही रास्ते इंपॉर्टेंट है। बट ये इसके नजर में यही इंपॉर्टेंट है, इसकी नजर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो मैं एक चीज बताता हूं। क्योंकि ये इसलिए तारीफ कर रहा है आपकी, ये व्यक्ति इसलिए तारीफ कर रहा है क्योंकि इसको फिजिकली आपको एक्चुअल वर्क डन दिखाई दे रहा है।
एक्चुअल वर्क दिखाई दे रहा है इसको, बट ये वाले रास्ते में भी आप काम ही कर रहे हैं, बट इसको एक्चुअल वर्क नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हिडन वर्क है आपका, है ना। इसको थोड़ी इसको समझाना पड़ेगा, भाई मैं वापस भरी हुई बाल्टी भी ले जाऊंगा तभी मैं खाली लेके आ रहा हूं, तब ये समझेगा। अभी आपको दुनिया की नजर में ये वाला जो काम है दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका इमेजिनरी है, मतलब जो दिखता नहीं हो भूतिया है ना, मतलब इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और ये एक्चुअल वर्क है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, जब यहां से यहां जा रहे हैं आप, तब आप बोलेंगे एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं, और जब ये इस पूरे इवेंट को परफॉर्म करने के लिए जो खाली रास्ता है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बोलेंगे रिएक्टिव पावर, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। आई बात समझ में? तो रिएक्टिव पावर का रोल क्या है कि जितना इंपॉर्टेंट एक्टिव पावर है उतना ही इंपॉर्टेंट रिएक्टिव पावर भी है, कि जब भरी हुई बकेट जा रही है किसी चीज को फिल करने के लिए, तो उसकी कंटिन्यूटी को वापस बरकरार रखने के लिए जो खाली बकेट लेके आ रहा है, ये वाला रास्ता कौन सा है, रिएक्टिव पावर का रास्ता है। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे नेटवर्क थ्योरी के बाद, जब दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने लगोगे, तो ये वाला एग्जाम्पल और बेहतर वे में समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आई बात समझ में। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, पूरा जो पावर का कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग अपरेंट पावर, इसको बोलते हैं अपरेंट पावर या फिर कॉम्प्लेक्स पावर। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसका मतलब जब आप एक्चुअल वर्क डन कर रहे हैं, जो दिख रहा है फिजिकली, जो दिख रहा है, जैसे पंखे के फॉर्म में हमारा जब पंखा घूम रहा है हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल वर्क डन हो रहा है। बट उसके पीछे जो मैग्नेटिक पाथ क्रिएट हो रहा है, उसमें जो पावर जा रहा है वो दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। बट क्या मैग्नेटिक पाथ के बिना आपका फिजिकली जो हमारे फैन की ब्लेड्स थी वो रोटेट कर सकती थी क्या, नहीं कर सकती थी। ठीक है, क्योंकि उसी मैग्नेटिक एनर्जी से ही हमारा मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ था। तो सिमिलरली इस बकेट को फिल करते हुए तो सभी देख रहे हैं, बट उसके पीछे ये जो रोल है खाली बाल्टी का, ये दिखाई नहीं दे रहा। जैसे आप सफल होते हो तो आपकी मेहनत तो दुनिया मतलब दुनिया आपको अप्रिशिएट करती है, बट आपके पीछे आपके पेरेंट्स की, आपके कितने लोगों की जो मेहनत है वो दिखाई नहीं देती। बट उसके बिना कोई पॉसिबल होता क्या ये, क्योंकि वो उनका क्या था, आपके पेरेंट्स की जो आपके पीछे मेहनत है वो रिएक्टिव है, इमेजिनरी है, वो आपको दिखाई नहीं देती, बट है, क्योंकि उसके बिना आप एक्चुअल परफॉर्म नहीं कर सकते हो। समझ में आया? चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप कोल्ड ड्रिंक तो पीते होंगे सभी, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक तो सभी पीते होंगे, तो और नहीं पीते हो तो कभी ना कभी जिंदगी में टेस्ट तो जरूर करी होगी, है ना। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कुछ और बोतल नहीं समझना, ठीक है। चलो, तो यहां पे थोड़ी देर के लिए कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में होता है ये लिक्विड फॉर्म भरा हुआ है ना, लिक्विड फॉर्म भरा होगा। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक को ध्यान से कि कोल्ड ड्रिंक एकदम अपने ढक्कन तक नहीं भरी हुई रहती, थोड़ी सी इसमें क्या होती है, खाली होता है, ये इतना हिस्सा खाली होता है। अब मैं बोतल का शेप अलग बता दिया, इतना हिस्सा खाली रहता है, लिक्विड यहीं तक ही भरा होता है। अब समझिएगा, इसको आपने शेक कर दिया, इसमें आपने क्या कर दिया, शेक कर दिया। तो शेक करने से क्या ये लिक्विड का अमाउंट बढ़ जाएगा क्या, नहीं बढ़ेगा, है ना। शेक करने से लिक्विड का जो अमाउंट है ये क्या बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। बट होगा क्या, जब आप शेक करोगे तो इस ढक्कन के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा तेजी से क्रिएट होगा, ये ढक्कन खुलने की तरफ आतुर होगा। बट क्या इसमें लिक्विड बढ़ा, नहीं, लिक्विड नहीं बढ़ा, बट इसमें एक तरह का झाग बन गया। शेक करोगे तो इस तरीके इसमें सोडा था, तो ये क्या हो गया, झाग हो गया। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बोतल में एक्चुअल लिक्विड जो होता है वो हमारा एक्टिव पावर है, और ये जो झाग वाला जो इमेजिनरी, क्योंकि जब आप ढक्कन खोलोगे तो झाग तो उड़ जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, लिक्विड ही बचेगा ना, सिर्फ और सिर्फ। झाग तो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। बट अभी जब बोतल का ढक्कन बंद है तब ये वाला चीज भी क्या कर रहा है, आपके ढक्कन को फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो झाग वाला पोर्शन है ये क्या है, इमेजिनरी पोर्शन है, जैसे ही खोलोगे गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्टिव पावर है, ठीक है। तो जो एक्चुअल लिक्विड है उसको एक्टिव पावर बोलते हैं, ये जो हमारा झाग वाला पोर्शन इसको रिएक्टिव, और ओवरऑल इस बॉटल को P+Q कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अपरेंट पावर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल है, कई सारी थ्योरी है, बट अभी मैं सिर्फ नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहता हूं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जो द पावर विच इज कंज्यूम्ड इन एक्चुअल वर्क डन, दैट इज एक्टिव पावर, ठीक है। और रिएक्टिव पावर क्या है, एक इमेजिनरी पावर है जो कि पूरे इवेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें
काम आती है। और टेक्निकल भाषा में अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन। जस्ट मैंने एक पंखे का एग्जांपल दिया, द पावर विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक पाथ इनसाइड एनी मशीन। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कन्वर्जन के लिए जो मैग्नेटिक पाथ क्रिएट करने के लिए जरूरत पड़ेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर बोलते हैं। ठीक है, चलो तो अभी नेटवर्क थ्योरी में इतने नॉलेज की ही जरूरत है, इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो इसको बहुत अलग लेवल पे ले जा सकता हूं, बट नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे जितना आता है मैं एक्सप्लेन यहां पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हर सब्जेक्ट का डिमांड अलग अलग है। मैं नेटवर्क में ही सारी चीजें मिक्स कर दूंगा और अपनी स्पेशलिटी बताऊंगा, तो वो यहां के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जब पावर सिस्टम अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा मैंने एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर को बहुत अलग लेवल पे डिस्कस किया है। आपने सोचा भी नहीं होगा, बहुत अलग लेवल पे एक बेहतरीन एग्जांपल दिया। जब पावर सिस्टम में जरूर देखना, वो जब आप सो रहे हो, जाग रहे हो, तो आपका एक डेली रूटीन के हिसाब से मैंने पावर को रिलेट किया है वहां पे, तब आपको लगेगा अच्छा ये पावर होता है, और उसको एक्चुअल ट्रांसमिशन लाइन से रिलेट किया है। ठीक है, चलो तो अब इस पावर को फटाफट, ये चारों पावर को हम लोग अब देखें फॉर्मूला बेस, क्योंकि हमें नेटवर्क में ज्यादातर फॉर्मूले में ही डील करना है। ठीक है, तो आपको इंपीडेंस ट्रायंगल पता होगा। इंपीडेंस ट्रायंगल हमने थोड़े कुछ लेक्चर पहले देखा था। तो इंपीडेंस ट्रायंगल में ये था हमारा R, ये था हमारा रिएक्टेंस, थोड़ी देर के लिए मैं एक्सएल मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं S, और ये था हमारा फाई, ये था हमारा फाई। अब बहुत सारे लोग फाई और थीटा में कंफ्यूज होते हैं कि सर फाई कब लेना है, थीटा कब लेना है। ये आपकी जो मिस्ट्री है ना, इसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा थोड़ी देर बाद, कि फाई और थीटा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नहीं तो कई सारे लोग सर ये पावर फैक्टर एंगल है, थीटा इंपीडेंस एंगल है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए फाई और थीटा को एक ही मानिए, बट अभी थोड़ी देर बाद मैं सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। चलो, इसको एस नहीं मानना, इसको ये जेड है ना, पावर ये हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल, ये हो गया हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल। अब देखो, अगर मैं इस इंपीडेंस ट्रायंगल में आई आर एम एस का मल्टीप्लाई कर दूं, आई आर एम एस का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, आई स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर और आई स्क्वायर आर एम एस, तो मुझे एक चीज बताइए, आई स्क्वायर आर क्या हो जाता है हमारा, एक्टिव पावर है ना, एवरेज पावर बोलते। आई स्क्वायर एक्सएल ये हमारा रिएक्टिव पावर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरेंट पावर। तो सिमिलरली इसमें मैं अगर यहां पर लिखूं फाई इक्वल टू, तो इसको बोल दूंगा आई स्क्वायर आर को मैं बोल दूंगा पी, इसको बोल दूंगा मैं क्यू, और इसको बोल दूंगा मैं एस। इसी को हम पावर ट्रायंगल बोलते हैं। ये इंपीडेंस ट्रायंगल था, उससे हमने पावर ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब देखो पावर ट्रायंगल में बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। पावर ट्रायंगल में अगर मैं एस का कॉस कंपोनेंट लिखूं, तो क्या मैं P इक्वल टू इस एस का कॉस कंपोनेंट, तो P इक्वल टू क्या ऐसा लिख सकता हूं, एस कॉस नॉट एस कॉस फाई, एस कॉस फाई ऐसा लिख सकता हूं। Q को अगर मैं लिखूं, Q को लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एस Q क्या है इसका साइन कंपोनेंट, एस साइन फाई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। उसके बाद अगर मैं इसका पाइथागोरस लिखूं, तो यहां पे s इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, ये भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये तो रहे यहाँ पे पावर ट्रायंगल से फॉर्मूला। अच्छा, एंगल लिखना हो, टेन फाई लिखना हो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन फाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा क्यू है, क्यू बाय पी, क्यू बाई पी। तो ये फॉर्मूला बहुत सारी जगह यूज होता है, पी टेन फाई, ये फॉर्मूला बहुत सारी जगह पे न्यूमेरिकल में यूज होता है, याद रखिएगा। चलो, तो ये तो हमारे कुछ पावर ट्रायंगल के फॉर्मूले। अब कुछ फॉर्मूला ऑलरेडी आपने इस तरीके से पढ़े होंगे, अगर मुझे P लिखना है, एवरेज पावर लिखना है, तो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, इसका डेरिवेशन किया था हम लोगों ने पूरा प्रॉपर तरीके से इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर में, अरे नॉट साइन फाई, कॉस फाई, क्राइम हो गया ये, तो कॉस फाई है ना, साइन फाई नहीं कर देना। तो इसका डेरिवेशन मैंने करवाया ऑलरेडी, एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर में। उसके बाद हमने देखा कि वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है, और ये हम लोग P की जगह Q, रिएक्टिव पावर निकालना है अगर मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। और S को क्या लिखेंगे, S लिखते हैं हम लोग वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, वी आर एम एस और आई आर एम एस। तो देखिए वी आर एम एस आई आर एम एस एस होता है, तो एस की जगह पे वी आर एम एस आई आर एम एस लिखोगे तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला बन गया, सेम क्यू का भी वही एग्जैक्टली फॉर्मूला बन गया कि नहीं। अच्छा, एस को और क्या लिख सकते हैं आप, एस को और अलग तरीके से अगर लिखेंगे तो एस इक्वल टू है ना, अगर मैं कॉम्प्लेक्स पावर के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा P प्लस माइनस
जे क्यू प्लस माइनस जे क्यू, और इसको मैं और लिख सकता हूं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस का कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन, ये फॉर्मूला पावर सिस्टम में कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा, है ना, एक न्यूमेरिकल आगे चल के करवा दूंगा तो वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने पावर सिस्टम में बताया ये कॉन्जुगेशन क्यों लगाते हैं हम लोग, कब एग्जिस्टेंस में आया ये। ठीक है, चलो अब यहां पे प्लस माइनस लिखा मैंने, तब कंफ्यूजन हो जाए कब प्लस लेना है कब माइनस। तो जब पॉजिटिव कब लेना है, जब इंडक्टिव लोड होगा, है ना, इंडक्टिव लोड के लिए आपको पॉजिटिव लेना है, इंडक्टिव लोड के लिए पॉजिटिव लेना है। और निगेटिव कब लेना है, जब आपका कैपेसिटिव लोड होगा, कैपेसिटिव लोड होगा तब आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला भी है। तो इतने सारे, अब मैग्नीट्यूड निकालना तो डायरेक्ट वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपरेंट पावर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ जाएगा। एंगल के फॉर्म में निकालना है अगर आपको, तो एंगल के फॉर्म में निकालना है तो आप वी आर एम एस आई आर एम एस का कंजुगेशन भी कर सकते हो, और प्रॉपर तरीके से इसको आप अगर पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों का रखोगे तो वापस से वेक्टोरिकल फॉर्म में भी कॉम्प्लेक्स पावर आ जाएगा, P प्लस जे क्यू, है ना। तो यहां से S इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर देखो, और यहां से अगर मैं tan phi लिखूं तो tan phi इक्वल टू क्यू बाय पी, देखो वही फॉर्मूले आ रहे। तो सारे फॉर्मूले हमारे पावर ट्रायंगल से ही रिलेटेड है। तो इतने फॉर्मूले इनफ होते हैं आपको किसी भी पावर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब एक टर्म आती है दैट इज पावर फैक्टर। क्या टर्म आती है, पावर फैक्टर। अब हम लोग समझेंगे पावर फैक्टर है क्या असल में। देखो अगर मैं फॉर्मूले पे देखूं तो यहां पे ये जो क्वांटिटी है हमारी cos phi, इसको बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, बट इसको इत्मीनान से समझते हैं कि असल में पावर फैक्टर है क्या और उसके क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, सब बहुत आराम से और एक फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ में समझते हैं कि एक्चुअल में पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।